अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इस चैप्टर को जिसका नाम है फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बस इसका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, जिससे हमारा बेसिक जो है आई थिंक क्लियर हुआ था। मैं थोड़ी सी कोशिश करी थी कि आपको कुछ इसके बारे में बता दूं, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन में जो हमारी बुक के हिसाब से है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। The health and the optimum functioning of all the body systems depend on fluid, electrolyte and acid-base balance within the body। कह रहा है कि हमारी बॉडी में जो भी डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये सारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उनका ऑप्टिमम फंक्शनिंग, उनका सही से काम करना, हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ वो डिपेंड करती है इसी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस में, हमारी बॉडी में। इसी बैलेंस को, जब ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड स्टेट में रहती हैं, ये फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम होम्योस्टेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये जो होम्योस्टेसिस है, इस बैलेंस को जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ये रिजल्ट होता है कुछ प्रोसेसेस का जो हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के बीच में, हमारी बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में हमारे पास सेल्स आते हैं, ब्लड आता है ना, सेल्स, ब्लड, जैसे टिश्यूज़, ये होते हैं ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स जिनके बीच जो है इन फ्लूइड, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है मूवमेंट चलता रहता है। ये जो है ये अफेक्ट करता है कंपोजिशन, कंसंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ एसिडिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, उसके बाद लिखा है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट हाउ द बॉडी मेंटेन्स फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी जो है इस फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, कौन से फैक्टर्स हैं विच काज इम्बैलेंस, कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्बैलेंस कॉज करते हैं और उनका पेशेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे उन पेशेंट्स का केयर किया जाता है जो जिन पेशेंट्स में एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। इसमें हमारे पास सबसे पहले वाटर की इंपॉर्टेंस दी है जो हमने पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला लिखा है वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को चलाने के लिए। कुछ फंक्शंस दिए यहाँ पे वाटर के जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन है मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। ये एज मीडियम एक्ट करता है, वाटर जो होता है ये एज मीडियम एक्ट करता है, एक व्हीकल की तरह एक्ट करता है। जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होती हैं उनको टिश्यूज़ तक, उनको सेल्स तक ले जाता है, वहाँ पे वो यूज़ होते हैं। उसके बाद वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है, वो भी इसी के थ्रू होता है। ठीक है, दैन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड ब्लड कंपोनेंट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, जो भी हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और ब्लड कंपोनेंट जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, ये सारी चीज़ें जो है इनका भी ट्रांसपोर्ट जो है वाटर ही फैसिलिटेट करता है, वाटर ही इनमें हेल्प करता है, वाटर की ही हेल्प से ये होती है। देन फैसिलिटेशन ऑफ सेलुलर फंक्शनिंग एंड मेटाबॉलिज्म। सेलुलर फंक्शनिंग, सेल की जो फंक्शन होती है उसको फैसिलिटेट करता है, और सेल में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी सेल में रिएक्शन चलती है उनमें जो है हेल्प करता है। देन सॉल्वेंट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके लिए सॉल्वेंट एक्ट करता है। ठीक है, फैसिलिटेशन, देन उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ डाइजेशन, प्रमोशन ऑफ एलिमिनेशन। डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है और एलिमिनेशन को प्रमोट करता है। देन उसके बाद है टिश्यू ल्यूब्रिकेशन, टिश्यू को ल्यूब्रिकेट करता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। शॉक एब्जॉर्बर एंड इंसुलेटर, जब भी शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और इंसुलेटर की तरह काम करता है। वाटर बीइंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट इन एन एडल्ट। वाटर जो है वो एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी का और 60% टोटल बॉडी वेट का अकाउंट ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक एडल्ट में। हाउएवर बॉडी वाटर इज़ अफेक्टेड बाय एज, जेंडर एंड बॉडी फेट। बट ये जो बॉडी वाटर होता है वो अफेक्ट होता है एज से, जेंडर से और बॉडी फैट से। इन्फेंट्स हैव द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ वाटर। इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा वाटर होता है विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 70% to 80% ऑफ देयर बॉडी वेट। इन्फेंट्स में 70 to 80% जो है उनकी बॉडी वेट का वाटर ही होता है। वाइल दिस प्रपोर्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एज। ये प्रपोर्शन जो है जब जैसे जैसे एज बढ़ती है ये प्रपोर्शन जो है कम होता है वाटर का।
वाटर रिप्रेजेंट्स ओनली 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट अमंग द एल्डरली की बात करें उनमें 50% वाटर होता है, बाकी जो है उनका बाकी चीज़ें होती हैं 50% वाटर कॉन्स्टिट्यूट करता है। फैट टिश्यू कंटेन्स अ लोअर अमाउंट ऑफ वाटर वाइल लीन टिश्यू कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर। ऐसे भी कह सकते हो जो मोटे लोग होते हैं जिनमें फैट टिश्यू ज़्यादा होता है उनमें वाटर भी कम होता है, उनमें वाटर कम होता है। वाइल एज जो लीन टिश्यू होता है, जो पतले लोग होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। हेंस एन ओबीज इंडिविजुअल, क्या कह रहा है, हेंस एन ओबीज, जो ओबीज इंडिविजुअल होगा उनमें लोअर अमाउंट ऑफ टोटल बॉडी वाटर होगा इन कंपैरिजन टू एन इंडिविजुअल विद ए हायर परसेंटेज ऑफ लीन मसल मास। मतलब कि जिनमें लीन मसल मास होगा, जितना लीन मसल मास ज़्यादा होगा उतना वाटर बॉडी में ज़्यादा होगा, जितना फैट ज़्यादा होगा उतना वाटर कम होगा, याद रखना है। दैन यहाँ पे कुछ एवरेज टोटल बॉडी वाटर दिया ह्यूमंस में, जैसे कि मैन की बात करी है, एवरेज में बताया है मैन में 65% वाटर होता है, वुमेन में 55% होता है, इन्फेंट्स में 70 to 80% होता है, एडल्ट्स में जिनका लीन मसल मास होगा अप टू 75% वाटर होगा, ओबीज इंडिविजुअल्स में 45%, क्योंकि ओबीज जो है फैट होगा तो 45% कम होगा इनमें वाटर। एडल्ट्स एजड 60 एंड ओल्डर, एडल्ट जिनकी एज 60 से 60 होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी तो उनमें कितना वाटर होगा, 50 to 55%। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वाटर, बॉडी फ्लूइड्स। इसको आप यहाँ पे मैं बताऊँगा, पहले आपको समझ नहीं आएगा, फिर मैं आपको इस पे जो है आपको फ्लो चार्ट में आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। पहले आप यहाँ पे समझो, बॉडी फ्लूइड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 मेन कंपार्टमेंट्स। बॉडी फ्लूइड, जो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनको हम मेन 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इन एडल्ट्स, अगर एडल्ट की बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांससेलुलर फ्लूइड। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसको हम फर्दर 3 फ्लूइड्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इंट्रा विद इन द वेस्कुलर, मतलब ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है लाइक प्लाज्मा वो होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब सेल्स के बीच का फ्लूइड, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना, ट्रांससेलुलर फ्लूइड जिसमें हमारे पास वो कार्डियो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड वगैरह आते हैं। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड जिसको प्लाज्मा बोलते हैं फॉर्म्स द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जो मैंने बता दिया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेल्स के बीच प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे होता है, आउटसाइड द ब्लड वेसल्स भी ये प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फ्लूइड्स सच एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड एंड पेरिटोनियल फ्लूइड, जो कि पेरिटोनियल फ्लूइड जिसको एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट करती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड को। ठीक है। अगर हम एवरेज, यहाँ पे एग्जांपल दी है, इन एन एवरेज मैन जिसका वेट 70 kg होगा, उसका 60% जो है वेट कंट्रीब्यूट करेगा वाटर, मतलब वो 42 लीटर्स को इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वल करेगा, मतलब 60% अगर हम इसका देखें वो 42 लीटर्स होता है वाटर इन द बॉडी। 2/3 ऑफ इट, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हमने इसको किया था 2 में डिवाइड किया था पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लेकिन हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे वॉल्यूम होगा क्योंकि वाटर आ रहा है, वाटर की बात करें, पर्टिकुलर की बात करें ना, तो यहाँ पे आएगा जो है 2/3 ऑफ इट फॉर्म्स द इंट्रासेलुलर। 2/3 कौन होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, जो कि 28 लीटर्स आएगा। कैसे आएगा 28 लीटर, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और 1/3 कौन सा होगा टोटल बॉडी वाटर का, कंप्राइजेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ECFV, जो कि 14 लीटर होगा। अब इसमें इस 14 लीटर में ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है ना, इसको हम फर्दर डिवाइड करते थे ना, तो वो होगा 75% इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम होगा, और जो कि 10.5 लीटर आएगा के इक्वल होगा। ठीक है, और 25% जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, जो कि 3.5 के बराबर आएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? तो ये जो है, या अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये एक फ्लो चार्ट में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट में आपको मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको जो है आपका पूरा कंसेप्ट सही होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, टोटल बॉडी फ्लूइड है ना, हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 मेन कंपार्टमेंट्स में, जैसे कि मैंने बनाए हैं 2 मेन कंपार्टमेंट्स में। सबसे पहला है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसको हम ECF लिखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है वो फ्लूइड, और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो कि सेल्स के, इसको हम लिखते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो कि सेल्स के अंदर विद इन प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, अब ये जो है ये बनाता है, ये कंट्रीब्यूट करता है 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करता है 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। समझ आ रहा है? अब देखना अब क्या होता है, अब जो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जो कि 1/3 बनाता है टोटल बॉडी वाटर का, उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला है इंटरस्टिशियल फ्लूइड,
ठीक है। और दूसरा है इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, और तीसरा है ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है। अब इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि सेल्स के बीच प्रेजेंट होता है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा सेल्स के बीच, उसको हम क्या बताएंगे? उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? और ये सेल्स जो है उनके बीच तो प्रेजेंट होता ही है, और कहाँ पे होता है? और ब्लड वेसल्स के बाहर प्रेजेंट होता है ना? ब्लड वेसल के बाहर प्रेजेंट होता है और सेल्स के बीच प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ये कहाँ पे? इंट्रा, विद इन, मतलब विद इन कहाँ पे? वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे। अगर हम हमारे पास ये ब्लड, कोई भी कैपिलरी ब्लड वेसल है, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बताएंगे? उस कौन सा फ्लूइड बताएंगे? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इसमें हमारे पास मेनली प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। समझ आ रहा है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। इसमें हमारे पास आता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको कॉमनली हम CSF लिखते हैं। ये कौन सा फ्लूइड होता है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दूसरा होता है साइनोवियल फ्लूइड, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो। साइनोवियल फ्लूइड जो साइनोवियल जॉइंट के बीच प्रेजेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होता है। दो बोन्स के बीच जो साइनोवियल जॉइंट होता है, वहाँ पे उसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और क्या होता है? पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, जिसको कौन सिक्रेट करता है? इसको एपिथेलियल सेल्स सिक्रेट करती हैं। ये फ्लूइड होता है पेरिटोनियल फ्लूइड। और कौन सा होता है? और होता है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, प्लूरल फ्लूइड। ये कहाँ पे होता है? प्लूरल, एज द नेम सजेस्ट। प्लूरा मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं, ऐसे। ये जो है लंग जो है, उसकी आउटर कवरिंग जो है, ये उसका होता है कौन सा? विसरल प्लूरा। ये होता है पैराइटल प्लूरा। मतलब आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और इनर कवरिंग ऑफ द लंग्स क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। अब इनके बीच जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो लंग्स इन दो के बीच होगी, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, को प्लूरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और अब इस प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो उसी को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। समझ आया? तो मैं थोड़ा सा यहाँ तक रिवाइज करता हूँ फिर से। क्या है? देखो, हमारे पास टोटल बॉडी फ्लूइड था, उसको हमने टू मेन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया पूरे फ्लूइड को। दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम ECF लिखते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ICF लिखते हैं। ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के बाहर प्रेजेंट होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर, और जो इंट्रा सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 2/3 ऑफ टोटल बॉडी। ठीक है। देन उसके बाद जो है हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को डिवाइड करते हैं 3 फ्लूइड्स में। पहला है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, तीसरा ट्रांससेलुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है और ब्लड वेसल्स के बाहर प्रेजेंट होता है। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो नाम से पता लगता है, विद इन द वेसल्स जो प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जिसमें हमारे पास मेनली प्लाज्मा आता है, जो कि लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का। देन उसके बाद ट्रांससेलुलर फ्लूइड आता है, जो कि जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है, उसकी कवरिंग में प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स के बीच होता है। पेरिटोनियल फ्लूइड जिसको एपिथेलियल सेल्स जो है सिक्रेट करते हैं। प्लूरल फ्लूइड जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, लंग्स के ऊपरी हिस्से में होता है। लंग्स जो है उसकी कवरिंग के बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरल कैविटी। उस प्लूरल कैविटी के बीच में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ गया समझ? अब देखना यहाँ पे हमारी बुक में क्या एग्जाम्पल दी थी ना, जो एक मैन है, ये क्या है? एक मैन है जिसका वेट कितना दिया था? 70 kg। तो हमने पता है इसका इस टोटल बॉडी वेट का 60% वाटर होता है। ठीक है, टोटल बॉडी का वेट जो होता है, यहाँ पे वेट लिखा है, वहाँ पे वाटर लिखा था मैंने, याद रखना। टोटल बॉडी वेट का 60% वाटर क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि आता है 42 लीटर्स। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसका जो है, इस 70 का आप 60% निकालोगे ना, वो 42 लीटर्स वाटर आएगा। तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारा काम है टोटल बॉडी वाटर कितना है हमारे पास। ये टोटल बॉडी वाटर है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये जो है टोटल बॉडी वेट है। ठीक है, टोटल बॉडी वेट, और यहाँ पे क्या है? टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, याद रखना, टोटल बॉडी वाटर। अब जो टोटल बॉडी वाटर आ गया हमारे पास, वो कितना है? 42 लीटर्स। एक मैन में जिसका वेट कितना है? 70 kg, उसका 60% वाटर है टोटल बॉडी वेट का, जो कि 42 लीटर्स क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। अब हमारे पास टोटल बॉडी वाटर कितना है? 42 लीटर्स। अब इस 42 लीटर्स को हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि एज यूजुअल हम पीछे करके आए हैं। ठीक है, 42 लीटर्स हम इसमें, अब यहाँ पे जो वाटर है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, जो कि सेल्स के बाहर प्रेजेंट होगा, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो 1/3 जो है कंट्रीब्यूट करता है टोटल बॉडी वाटर का। वो कितना आएगा? 1/3 × 42, वो 14 लीटर्स आता है। ठीक है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम 2/3 कंक्लूड करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है, तो 2/3 × 42 का ही देखना है ना। इसका 2/3 कौन है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो वो कितना आता है? 28 लीटर। आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसान है, उतना टफ नहीं है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो आ गया हमारे पास 14 लीटर्स, ये अब हमने इसको डिवाइड करना है। इसका 75% इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम सेल्स के बीच प्रेजेंट होता है और ब्लड वेसल के बाहर प्रेजेंट होता है, और 25% जो है वो प्लाज्मा कंट्रीब्यूट करता है। अभी ये 70% ऑफ 14 लीटर, 75% ऑफ 14 लीटर है, वो कितना आता है? 11.5 लीटर हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम आएगा। और जो 25% प्लाज्मा था, 25% ऑफ 14 लीटर्स कितना आता है? 3.5 लीटर्स। तो ये था इसका क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने अपनी तरीके से बहुत कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है,
और अगली बार हमारा टॉपिक रहेगा जब हम उसके बाद पढ़ेंगे। नहीं, एक सेकंड आप रुकना, एक सेकंड रुकना आप। यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से इन्होंने समझाया हमें। टोटल बॉडी का फ्लूइड जो है कितना होता है 50 to 60% ऑफ बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का हमारे पास वाटर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, फ्लूइड कितना कंट्रीब्यूट करता है 50 to 60%। ठीक है, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप बोलोगे नहीं ये नहीं पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, इतना आसान है। देखो, प्लाज्मा इस टोटल बॉडी वाटर का जो 50 to 60% है टोटल बॉडी वेट का, इसका 5% प्लाज्मा होता है और 10 to 15% कौन सा होता है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, 10 to 15%। और सबसे ज्यादा कौन सा होता है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। 35 to 40% क्या होता है टोटल बॉडी वेट का। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के बाहर प्रेजेंट होने वाला फ्लूइड जो है वो 15 to 20% ऑफ बॉडी वेट, जिसमें हमारे पास प्लाज्मा और ट्रांससेलुलर फ्लूइड आता है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ही हम डिवाइड करते हैं ना प्लाज्मा और मतलब तीन में हम डिवाइड करते थे ना, प्लाज्मा, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। और अगली बार हमारा टॉपिक रहेगा अगली वीडियो में कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।